हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं गुप्त पीरियड के बारे में। ठीक है, तो ये जो अपना वीडियो है, इस सीरीज़ में हम अपना कंटिन्यू कर रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक गुप्त पीरियड। गुप्त पीरियड इज़ नोन एज क्लासिकल और गोल्डन पीरियड ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। प्राचीन भारत के या प्राचीन इतिहास की एक स्वर्णिम युग गुप्त काल को माना गया है, क्योंकि इस युग में, इस एज में काफ़ी ऐसी अहम चीज़ें जो हुई थी, इसलिए इसको क्या किया हमने, क्लासिकल एज माना है। ठीक है, अब कुषाणों के बाद, वैसे तो गुप्त भी माना जाता है कि ये भी कुषाणों के एक सामंत ही थे, उत्तर प्रदेश बिहार के इलाकों से संभवतः इनका संबंध था। तो परंतु उनके गिरती हुई शक्ति के बाद इनका जो उद्भव था वो शुरू हुआ, और कुछ अच्छे वैवाहिक संबंधों के कारण भी इनके जो पावर थी वो बढ़ गई। ठीक है, तो इनके जो संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है श्रीगुप्त को। ठीक है, क्योंकि कुषाणों का जब डिक्लाइन हुआ तो अलग अलग इलाकों में जो किंगडम्स थे वो डेवलप हो गए। राजाओं ने अपने अपने इलाकों को स्वतंत्र घोषित कर दिया, तो कुछ राजतंत्र बन गए, कुछ गणतंत्र बन गए। जैसे करंटली जो हरियाणा के इलाके हैं, जो पहले पंजाब का हिस्सा होता था, तो वहाँ पे एक योधेय गण था, अर्जुनायन गण था, इसके अलावा और मालव गण थे जो कि अन्य पंजाब के हिस्सों में हुआ करते थे, और इसके अलावा कुछ राजतंत्र थे जिसमें कि इक्ष्वाकु हैं, वाकाटक हैं, ये कुछ राजतंत्र भी थे। अब इनमें उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाकों से एक नया उद्भव हुआ गुप्त साम्राज्य का। अब इसके जो आदि पुरुष माना गया वो श्रीगुप्त को माना गया, जो इसके संस्थापक माना जाता है। और इसके बाद इसका बेटा था घटोत्कच, घटोत्कच गुप्त, जो कि श्रीगुप्त का बेटा है। इसके समय में भी उनकी जो शक्ति है उसने काफ़ी विस्तार किया। ठीक है, पर इसका जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त फर्स्ट को। ठीक है, चंद्रगुप्त फर्स्ट जो कि 319 एडी में गद्दी पर आया, इसीलिए गुप्त काल जो माना जाता है वो 319 एडी से लेकर लगभग 540 एडी तक इसे माना जाता है। ठीक है, तो 319 जब ये गद्दी पर आया तो इसने एक संवत भी चलाया जिसको कि कहा जाता है गुप्त संवत, जो कि 319-20 एडी में ही स्टार्टिंग माना गया है। ठीक है, ये क्या है, गुप्त संवत है। जो फर्स्ट वीडियो हमने किया था जिसमें कि कैलेंडर्स की डिटेल है, उसमें भी इसका जिक्र आया था। तो ये कब शुरू हुआ, ये चंद्रगुप्त फर्स्ट के समय में शुरू हुआ, जो कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यहीं से गुप्तों की जो पावर है, शक्ति है, वो बढ़नी शुरू हुई, वो और एक एम्पायर के तौर पे माना गया। अब इनको जो शादी इन्होंने की, लिच्छवी एक गण था जो कि बिहार में आज के इलाकों में है, मिथिला उसकी राजधानी थी। तो वहाँ की राजकुमारी थी कुमार देवी। तो कुमार देवी से इनकी शादी हुई। ठीक है, और इनके समय के कुछ सिक्के हैं जो कि माने जाते हैं सोने के सिक्के इन्होंने चलवाए थे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट के समय में। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त, जिसको कि भारत का नेपोलियन का भी कहा गया है। अब वैसे तो देखा जाए नेपोलियन बाद में हुआ, पर ये जो संज्ञा दी है एक V.A. स्मिथ नाम से पर्सन थे। ठीक है, उन्होंने, क्योंकि इन्होंने काफ़ी हिस्सों को, भारत के काफ़ी किंगडम्स को जीत कर उनको एक किया, और इन्होंने अपने समय में कोई लड़ाई जो है वो हारे नहीं। ठीक है, लगभग लड़ाइयाँ जो थी इन्होंने जीती। तो इनके बारे में जो जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त के बारे में, वो प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति यानी कि इलाहाबाद में एक ये पिलर इंस्क्रिप्शन है, वहाँ से इनकी जानकारी मिली है, जो कि इनके दरबारी लेखक हरिसेन ने लिखा था। ठीक है, तो इससे उनकी जो जीत हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है, इनके जो कुछ अन्य गतिविधियाँ हैं उसके बारे में जानकारी मिलती है प्रयाग प्रशस्ति से। ठीक है, और इनको कुछ ऐसी उपाधियों का भी वर्णन वहाँ पे किया गया है, जैसे कि कविराज की उपाधि इनको मिली, इसके अलावा परम भागवत की उपाधि इनको मिली थी। ठीक है,
तो परम भागवत की कविराज की उपाधि इम्पोर्टेंट है क्योंकि काफ़ी अच्छे कवि थे और संगीतज्ञ भी अच्छे थे। और एक क्वेश्चन जो बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, समुद्रगुप्त की जो सिक्के मिले हैं उन पे इनकी वीणा बजाते हुए की मूर्ति जो है वो मिली है, लगी है ये, तो इससे उनके संगीत प्रेमी होने का पता लगता है। तो ये वीणा बजाते हुए की मूर्ति का जो जिक्र है, इसके रिगार्डिंग कई क्वेश्चन जो है अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, भारत का नेपोलियन की संज्ञा जो V.A. स्मिथ ने दी है उसका कारण क्या है? समुद्रगुप्त ने 5 चरणों में भारत को जीता, ठीक है, 5 चरण। पहला चरण कौन सा था? जिसमें उन्होंने आर्यावर्त के 9 राजाओं को हराया, ठीक है। कितने? 9 राजा, यानी कि नॉर्थ इंडिया के जो इलाके थे यहाँ के 9 राजाओं को हराया और उन राज्यों को उसने अपने शासन में मिला लिया, ठीक है। यानी कि उन राजाओं को उसने ख़त्म करके वो सारे इलाके जो थे अपने राज्य में उसने मिला लिए, ठीक है। और उन सभी राजाओं का जो जिक्र है वो प्रयाग प्रशस्ति में किया गया है। अब चाहे उसमें बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कि वहाँ पे पूरा डिटेल जो है उनका दिया गया है। सेकंड, अब जैसे मैंने आपको शुरू में कुछ गण बताए थे, जैसे कि अर्जुनायण है, मालव है, या पंजाब के जो और हिस्से थे उन सभी को जीता गया, ठीक है। जो उस समय में पंजाब में कुछ गण मैंने आपको बताया, अर्जुनायण है या कुनिंद है, ठीक है, उन सबको जीता गया। तीसरा जो इनका चरण आता है, अब जैसे 9 राजा इन्होंने आर्यावर्त के हराए, अच्छा इन्होंने दोनों साइड में ही, ठीक है, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, पूरे इलाके में इन्होंने अपने सेनाएं जो थी वो दौड़ाई और उन हिस्सों को जीता। तीसरे चरण में इन्होंने जो सीमावर्ती राज्य हैं, सीमावर्ती राज्य जैसे कि कामरूप है, नेपाल है, और जो उस समय के नॉर्थ इंडिया के जो बॉर्डर एरिया थे, ठीक है, हिमालय के निचले हिस्से, उन हिस्सों को इसने जीता। जो चौथा चरण था वो है साउथ इंडिया में, ठीक है, जिसको कहा जाता है दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त के 12 राजाओं को हराया। पर दक्षिणावर्त के जो 12 राजा हैं यहाँ पर उन्होंने क्या है कि वो इलाके अपने राज्य में नहीं मिलाए। वहाँ पे जस्ट क्या है, उनको राजा वही रहने दिए जीतने के बाद, और वहाँ से उन्होंने किया तो कुछ टैक्स लगा दिए, ठीक है। पर उन्होंने क्या किया, वो समुद्रगुप्त के अधीन ही अब अपना काम जो है वो करने लगे थे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं, चाहे वो देवराष्ट्र हो, कोट्टूर हो, एरंडपल हो, ये सारे इलाके इन्होंने जीते थे, ठीक है। इसके अलावा जो 5वां चरण है उसमें उत्तर पश्चिम जो इलाके थे, अब उत्तर पश्चिम में आपको पता है यहाँ पे ज़्यादातर विदेशी राजाओं का ही कब्जा रहा करता था, ठीक है। तो विदेशी राजाओं को इसने हराया, जिसमें कि कुछ तो कुषाणों के ही वंशज थे, और उनको हराने के बाद वहाँ से भी उनको क्या किया, एक टैक्सेशन पॉलिसी अडॉप्ट किया। वो उनको क्या करते थे, बराबर अमाउंट में अपना कुछ कर भेजते थे, जिससे कि वो भी अपना राज्य मेंटेन जो है करे रहे। तो यहाँ से आप देखो कि समुद्रगुप्त ने लगभग जो भारत था वो जीत लिया। हाँ, उनका साम्राज्य इतना बड़ा भी नहीं था जितना कि अशोक का था, ठीक है, या मौर्यन एम्पायर था, उतना बड़ा इलाका तो इन्होंने नहीं जीता, परंतु फिर भी एक तरह से भारत को यूनिफाई करने में या एक करने का योग में समुद्रगुप्त का काफ़ी अहम योगदान था। और इसीलिए इनको क्या कहा गया, V.A. स्मिथ ने नेपोलियन के साथ इनकी तुलना की है और भारत का नेपोलियन जो है इसको कहा गया है, ठीक है, क्लियर। तो ये कुछ बातें हैं समुद्रगुप्त के बारे में। और एक क्वेश्चन यहाँ ये भी आता है कि श्रीलंका के एक शासक थे मेघवर्मन, ठीक है, उन्होंने समुद्रगुप्त से परमिशन लेके यहाँ पर एक स्तूप का निर्माण जो है वो किया था, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, इसको समुद्रगुप्त के बाद आगे जो गद्दी संभाली। और वैसे तो चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले रामगुप्त को गद्दी मिली थी, और ऐसा कई साक्ष्यों से पता भी लगा है, चाहे वो बाण भट्ट की जो हर्षचरित उन्होंने लिखी थी उससे भी इसके बारे में जानकारी मिली है, ठीक है।
विशाख दत्त ने लिखा देवी चंद्रगुप्तम, उससे भी इसकी जानकारी मिली है। तो इसके अलावा कुछ सिक्के भी हैं जो कि रामगुप्त के बारे में जानकारी देते हैं। परंतु क्या हुआ, रामगुप्त एक उतना स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं था, एक डरपोक शासक था, और शकों ने जब आक्रमण किया तो उनके साथ उसने सरेंडर कर दिया। और इसकी जो पत्नी थी उसका नाम था ध्रुव देवी, तो ध्रुव देवी को जो शक शासक थे वो ले गए। तो इसके जो भाई था चंद्रगुप्त, रामगुप्त का, उसने इसे बहुत ही इंसल्टिव वे में लिया और उसका बदला लेने के लिए वो शकों पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ा और बाकायदा दुश्मनों के कब्जे से अपनी जो भाभी थी रामगुप्त की वाइफ उसको छुड़ाया, शकों को हराया, इवन शकों के इलाकों पर भी उसने कब्जा कर लिया। और उस समय गुजरात में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह हुआ करता था भड़ोच, पहले उसको कहा जाता था भृगु कच्छ, ठीक है। तो भृगु कच्छ पर अधिकार कर लिया और ये उस समय की एक महत्वपूर्ण बंदरगाह थी जहाँ से जो ट्रेडिंग था वो बहुत ज़्यादा हुआ करता था। तो वो एक ट्रेडिंग पॉइंट जो था, जो बंदरगाह थी, वो इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। तो ध्रुव देवी को वहाँ से वो निकाल लाया और अब आने के बाद उसने फिर जो उसके भाई थे रामगुप्त की भी हत्या कर दी और ध्रुव देवी से विवाह कर लिया और शासक जो था वो खुद बन गया, ठीक है। तो इसकी जो जानकारी मिलती है, विशाख दत्त ने एक रचना की थी देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है। तो इससे इस बारे में हमें जानकारी मिलती है, जो कि किसने लिखा था, विशाख दत्त ने, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने कुछ अन्य वैवाहिक संबंध भी बनाए, जैसे कि नागवंश की राजकुमारी थी कुबेर नागा से शादी की और अपनी उसकी जो बेटी थी प्रभावती की शादी की वाकाटक वंश में रुद्रसेन द्वितीय से, ठीक है। और जो बेटा था वो भी इन्होंने कदम्ब राजवंश में उसकी शादी की। तो इस तरह से कुछ वैवाहिक संबंध जो थे वो इन्होंने बनाए और जिससे कि इनकी जो शक्ति थी वो और ज़्यादा बढ़ती चली गई, ठीक है। तो जो विजय इन्होंने हासिल की और ये जो एक इनके काम थे, तो इन्होंने जो उपाधियां हासिल की मेन थी शकारी की, ठीक है, शकारी की उपाधि इन्होंने ली। और इसके अलावा इनको क्या है कि विक्रमादित्य की भी उपाधि मानी जाती है, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि उज्जैन को इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी जो है वो बनाया था, ठीक है। इनके दरबार में 9 रत्न थे, नवरत्न, ठीक है। उन नवरत्नों में जो इम्पोर्टेंट हैं या उनकी जो कृतियाँ इम्पोर्टेंट हैं वो आप देखें। जैसे कि एक थे कालिदास, ठीक है। कालिदास ने कुछ ग्रंथों की रचना की जिसमें क्या आता है, अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि संस्कृत के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। एक विक्रमोर्वशीयम, एंड मेघदूतम, ठीक है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, कुमार संभवम। संस्कृत के एक महान लेखक है कालिदास और ये कुछ इनके प्ले थे, ड्रामा थे, नाटक थे जो कि आज के समय में एक बहुत अच्छे लिटरेरी सोर्स माने जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक आयुर्वेदाचार्य हैं धन्वंतरी, ठीक है, जिनको कि नवनतिकम नाम से एक इन्होंने ग्रंथ लिखा था और वो किससे संबंधित था, आयुर्वेद से, ठीक है। इनके दरबार में एक थे वराह मिहिर, जो कि ज्योतिषाचार्य थे, जिन्होंने कि पंच सिद्धांत लिखा या फिर वृहत जातक लिखा, लघु जातक लिखा, ठीक है। पंच सिद्धांत, वृहत जातक, लघु जातक, ये किसने लिखे, वराह मिहिर ने। धन्वंतरी ने नवनतिकम लिखा था जो कि आयुर्वेद से संबंधित था। ये कालिदास की रचनाएं हैं, ठीक है। तो ये कुछ इसके अलावा और भी रत्न थे तो जो कि
चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार को सुशोभित करते थे, परंतु उनमें से जो मेन है या कुछ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया। इसके अलावा एक अमर सिंह थे, अमर सिंह ने लिखा था अमरकोश, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, आगे जो इनसे गद्दी आई वो आई कुमारगुप्त पर, ठीक है। कुमारगुप्त वन ने गद्दी संभाली चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद। अब चंद्रगुप्त द्वितीय जिसके अभी हमने सारा जिक्र किया, जिनको कि देवश्री की उपाधि मिली हुई थी, इसके अलावा और भी कई उपाधियाँ उनको मिली थी, दो देवगुप्त की उपाधि मिली थी। उन्हीं के शासनकाल में फाहियान भी भारत आया था। तो फाहियान के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो फाहियान एक चीनी यात्री था जो चीन से आया था और यहाँ पर बौद्ध धर्म ग्रंथों की जानकारी लेने के लिए वो आया था। तो चीन से वो मध्य एशिया से पेशावर होते हुए भारत में पहुँचा और ये यहाँ पर लगभग माना जाता है 399 एडी में आया और 414 एडी तक ये यहाँ पे रहा। और इसने भारत के बारे में जो देखा सुना, इसने काफ़ी हिस्सों में, भारत के हिस्सों में घूमा। 3000 लगभग बौद्ध भिक्षुओं से हीनयान महायान के मिला और उन सभी को इसने दर्ज किया, कुछ संस्मरण बनाए, रिपोर्टाज बनाए, उनकी डिटेल जो है वो लिखी, जो इससे हमें भारत के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती है। और इसने उस समय के बारे में भी यही लिखा है कि जो उस समय की एक व्यवस्था थी प्रशासनिक है या अन्य जानकारियाँ राजा के संबंध में जो है वो लिखी है, ठीक है। तो इसके बाद हम बात कर रहे हैं कुमारगुप्त वन की। तो कुमारगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का बेटा था और इसके जो सबसे मेन क्वेश्चन आता है वो आता है नालंदा का, ठीक है, नालंदा महाविहार। तो कुमारगुप्त वन के बारे में जो जानकारी मिलती है वो विल्सड एक अभिलेख है, विल्सड अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है, ठीक है। और इसका जाना जाता है नालंदा महाविहार बनाने के लिए। बिहार में एक यूनिवर्सिटी होती थी, एक विश्वविद्यालय था नालंदा, जो कि बौद्ध धर्म की जानकारी पर आधारित था, ठीक है। तो जो कि कुमारगुप्त के समय में ही बना था। अब कुमारगुप्त के समय में ही हूणों के आक्रमण जो थे वो शुरू हो गए थे, ठीक है। हाँ, कुछ समय तक इन्होंने उसको रोके रखा और कुमारगुप्त का जो बेटा था स्कंदगुप्त, उसने हूणों को हराया भी, पर वो एक टेम्परेरीली तरीका था, मतलब वो हूणों को रोक नहीं पाए, ठीक है। तो आगे इसका बेटा आता है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के भीतरी एक अभिलेख है, भीतरी जगह से मिला था, भीतरी स्तंभ लेख। तो भीतरी स्तंभ लेख से स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी जो है वो मिलती है। इसने एक बार को हूणों को रोका और उनकी शक्ति को रोका, उसको हराया, पर वो एक टेम्परेरी तरीका था, वो ज़्यादा कोई स्ट्रांगली हूणों को रोक नहीं पाए और भारत में आने से उनको रोक नहीं सके, ठीक है। अब हूणों की अगर हम बात करें तो हूण जो थे ये एक मध्य एशिया की बर्बर जाति थी जो कि चरागाहों की खोज में भारत में आई थी, पर बहुत ही निर्दयी और बर्बर तरीके के लोग थे। इन्होंने पहले अफ़गानिस्तान के एरिया में आए, खेती की इनको कोई जानकारी नहीं थी, सिर्फ पेस्टोरलिज्म यानी कि चरागाह और जानवरों पर इनका आधारित था। और इन्होंने अफ़गानिस्तान के जो सिस्टम था, वहाँ के जो राजा थे, उसको ख़त्म करके खुद अपनी सत्ता स्थापित कर ली। फिर वो भारत की तरफ आए, परंतु गुप्त काल में स्कंदगुप्त के समय में इनको हरा दिया गया, ठीक है। परंतु बाद के समय में जब बार बार हूणों के आक्रमण होते रहे तो इसने गुप्त साम्राज्य की जो नींव थी वो हिला दी और एक समय आया जब गुप्तों को रिप्लेस ही कर दिया हूणों ने, ठीक है। तो हूण जो है इन्होंने नुकसान ज़्यादा किया है और इनके ये एक निर्दयी जाति थी, इनको लोगों को मार के गाँवों को जला के बड़ा मज़ा आता था, तो बहुत नुकसान इन्होंने किया। बहुत सारी ऐतिहासिक जो इमारतें हैं वो हूणों के समय में नष्ट भी हो गई थी, ठीक है। तो स्कंदगुप्त के बाद आगे ये गुप्त वंश का आखिरी एक स्ट्रॉन्ग किंग था, ठीक है, आखिरी एक मजबूत शासक था। इसके बाद कोई इतना अच्छा शासक जो है वो नहीं आया। हालांकि और भी कुछ शासक हैं जो कि बाद में उन्होंने गद्दी संभाली है, ठीक है, जिसमें कि कुमारगुप्त II है या भानुगुप्त है, ठीक है, परंतु वो उतनी मजबूती से उसे संभाल नहीं पाए, ठीक है।
और बाद में धीरे धीरे गुप्त शासन जो है वो डिक्लाइनिंग की तरफ ही चला गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ जाता है, जैसे अभी मैंने भानुगुप्त का जिक्र किया आपको। भानुगुप्त के समय का एरन जो अभिलेख है उससे हमें सती प्रथा के बारे में जानकारी जो है वो मिलती है। ठीक है, उसके एक सेनापति थे, उसकी जो पत्नी है वो सती हुई थी। तो ये पहला ऐसा साक्ष्य है जो कि सती होने का जो एक हमें साक्ष्य है वो हमें मिलता है गुप्त वंश के। तो विष्णुगुप्त तृतीय ये गुप्त वंश का अंतिम शासक हुआ। उसके बाद जो गुप्त साम्राज्य था वो ख़त्म हो गया और उसके बाद फिर से वही कुछ अलग अलग जगहों पे अलग अलग छोटे छोटे रजवाड़े जो है वो बन गए, नए किंगडम बन गए, जिनमें से बाद में एक सबसे स्ट्रॉन्ग उभर के आया वर्धन वंश, जिसमें कि हर्षवर्धन का जिक्र आएगा। तो वो हम उसके बारे में आगे अपने वीडियोज़ में करेंगे। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में जो बात किया है वो मेनली हमने बात किया है गुप्त काल के बारे में, उनके जो मुख्य शासक हैं उनके बारे में। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं वो मैंने आपको मेन क्वेश्चन बताए, जैसे स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख पूछ लिया जाता है, कुमारगुप्त का विलसड अभिलेख है, समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है उसके बारे में जानकारी मिलती है, या कालिदास के ग्रंथों के बारे में पूछ लिया जाता है, धन्वंतरि के बारे में पूछ लिया जाता है, और वीणा बजाते हैं मूर्ति का क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन गुप्त काल से पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन की, तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में ही पूछे जाते हैं। तो गुप्त साम्राज्य जो था वो बंटा हुआ था कुछ अलग अलग भुक्तियों में। ठीक है, तो भुक्तियों का जो अधिकारी होता था उसको कहा जाता था उपरिक। ठीक है, इसके अलावा जो वो भुक्ति थी वो बंटी होती थी जिलों में। ठीक है, जो कि उसका अधिकारी हुआ करता था विषयपति। और गुप्तों का जो साम्राज्य था, जो शासन व्यवस्था थी, वो विकेंद्रीकृत सी व्यवस्था थी। मौर्यों की तरह एक केंद्रीकृत सिस्टम नहीं था। और जो लोअर तबके पर चाहे वो ग्राम सभाएं थी या बहुत सारी ऐसी जनजातियां थी, उनके जो मुखिया थे उनको काफ़ी छूट मिली होती थी, काफ़ी उनको अथॉरिटीज़ मिली हुई थी। वहाँ पर वो राजा के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे ही वहाँ पे रूल जो है वो किया करते थे। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे टैक्सेस की, तो पूरी भूमि का जो स्वामी है वो राजा को ही माना जाता था, और 1/6 भाग जो था वो उत्पादन का कर के तौर पर लिया जाता था। ठीक है, अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो 12 कैटेगरी में ज़मीन को बांटा गया था, और जिस पे कि जो टैक्स लिया जाए, ठीक है, 101/6 भाग वर्षा पर आधारित कृषि थी। कुछ हिस्सों में कुओं का भी जिक्र आया है कि कुएं वगैरह भी इस्तेमाल होते थे। और इसके अलावा जो अगर हम उद्योग की बात करें तो कपड़ा उद्योग, मिट्टी के बर्तन और लोहा उद्योग जो थे वो काफ़ी विकसित थे। लोहे की अगर हम बात करें, जैसे मेहरौली में एक लौह स्तंभ है। ठीक है, दिल्ली के अंदर मेहरौली में कुतुब मीनार के पास एक लौह स्तंभ है जो कि अपने आप में एक कला का अनूठा नमूना है। उसकी खास बात यह है कि उस पर जंग नहीं लगता। ठीक है, और वो हज़ारों साल से ऐसे ही खड़ा है वहाँ पे। तो माना जाता है वो गुप्त पीरियड में एक विजय के उपलक्ष्य में उसको वहाँ पर लगवाया गया था। तो आप उस समय की कलाकारी देखें, वो आज तक वो लोहे का जो स्तंभ है वो ऐसे ही खड़ा है। ठीक है, किसी प्रकार का कोई जंग जो है उस पर नहीं लगता। इसी वजह से लगातार रिसर्च जो है उस पर चलती रहती है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि लोहे का भी जो एक अच्छा खासा विकास है वो गुप्त काल में रहा है। और सोने के सिक्के भी इस दौरान चलते थे या उस समय पे इशू किए गए, जिनको दिनार कहा जाता था। ठीक है, और गुप्तों के समय में चांदी के सिक्के बहुत बड़ी मात्रा में जारी हुए, जिनको कि रुपया का कहा जाता था। ठीक है, आम लेन देन में कौड़ी का इस्तेमाल होता था। कौड़ी जो होती है समुद्र में पाई जाने वाली होती है, कुछ छोटे छोटे आकार की रहती है ये। ठीक है, तो कौड़ी का इस्तेमाल जो होता था वो आम रूटीन में लेन देन के लिए इस्तेमाल हुआ करता था। माना जाता है कि गुप्त काल में ही मंदिर बनाने की कला का विकास हुआ। उससे पहले का जो समय उसमें कोई ऐसे मंदिरों के ज़्यादा अवशेष नहीं मिले हैं। ठीक है, तो मंदिर बनाने की कला का जो विकास है वो भी किस समय में हुआ? गुप्तों के समय में। कुछ मंदिर है जैसे कि नागौर जिला है राजस्थान में,
ठीक है। वहाँ पर एक जगह है भुमरा, ठीक है। तो भुमरा में शिव मंदिर के अवशेष मिले हैं। और जो स्कंदगुप्त है या कुमारगुप्त है, गुप्त शासक जो हैं शैव धर्म से ज़्यादा संबंध रखते थे, ठीक है। उन्होंने उसको प्रचार प्रसार में भी योगदान दिया है, ठीक है। तो भुमरा में है, या फिर तिगवा नाम की एक जगह है जो कि जबलपुर के अंदर है, ठीक है। यहाँ से कुछ मंदिरों के जो अवशेष हैं वो पाए गए हैं। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये मंदिर बनाने की कला का जो विकास है इस समय में हुआ, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्राचीन काल का इतिहास का स्वर्ण युग इसको माना जाता है। उसका कारण यहाँ की लेखन सामग्री भी है, इसका साहित्य भी है। संस्कृत जो थी वो इस काल में इस्तेमाल होने वाली मुख्य भाषा थी। इससे पहले प्राकृत भाषा ज़्यादा इस्तेमाल होती थी। और जैसे कालिदास है, कालिदास के ग्रंथों के बारे में मैंने आपको बताया, अभिज्ञान शाकुंतलम है, ठीक है। तो उसमें वो भी एक प्रेम कथा है, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने कुमार संभव लिखी, विक्रम ओर्श्वेन लिखी, ठीक है, जिसमें कि जो अप्सरा है उर्वशी, ठीक है, और पुरुरवा नाम के एक राजा के साथ उनका एक नाटक है, वो मतलब एक तरह से उनकी रचना है, ठीक है। इसके अलावा भास एक लेखक हुए हैं जिन्होंने लिखी थी स्वप्नवास वदत्ता, ठीक है। तो ये भी एक तरह से लव स्टोरी ही है, स्वप्नवास वदत्ता भी, ठीक है। एक शूद्रक नाम के लेखक हुए हैं, उन्होंने लिखा था मृच्छकटिकम, जिसका मतलब वो मिट्टी की खिलौना गाड़ी। तो इसमें क्या है कि निर्धन ब्राह्मण की एक वेश्या के साथ प्रेम कहानी जो है वो लिखी गई है शूद्रक के द्वारा, ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था वराहमिहिर ने जो लिखा, उन्होंने खास तौर से ज्योतिष विद्या और खगोलीय विद्या के बारे में लिखा। उसी समय में आर्यभट्ट हुए हैं। आर्यभट्ट जो कि जीरो के इन्वेंटर माने जाते हैं, जीरो की खोज इन्होंने की थी। इसके अलावा पहले ग्रीक लोगों का ऐसा मानना था कि जो पृथ्वी है वो सौर मंडल का केंद्र है, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, ठीक है। परंतु आर्यभट्ट ने पहली बार ऐसा कहा कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, सूर्य जो है वो केंद्र है, ठीक है। और इन्होंने लिखा था आर्यभट्टियम, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने लिखी सूर्य सिद्धांत, जो कि खगोल विद्या पर आधारित कुछ मुख्य पुस्तकें हैं, ठीक है। तो ये इसी वजह से, और धन्वंतरी थे, उन्होंने भी मेडिकल यानी आयुर्वेद के संबंध में काफ़ी बातें उस समय की लिखी हैं, ठीक है। तो ये इसी वजह से इसको स्वर्ण युग जो है माना गया है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि हमने गुप्त काल के बारे में पढ़ी हैं। गुप्त काल के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो लगभग इसमें हमने कवर किया। आई होप आपको पसंद आई है, ठीक है। आप हमें कमेंट में ज़रूर अपना फीडबैक ज़रूर दे दें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ठीक है। और हम भी आपके लिए कंटिन्यूटी बनाए रखें। ओके गाइज, सो थैंक यू सो मच।